उस दिन मैंने बैग में किताबें रखी और मामा को आवाज दी। मैं कॉलेज जा रही हूँ मामा। मामा बेडरूम से बाहर आई और बोली, कितनी बार कहा है तुमसे ये डायमंड सेट पहनकर ऐसे खुलेआम कॉलेज ना जाया करो। जमाना तुमको पता है ना कैसा है। मैंने इतरा कर कहा कि अब इतना भी बुरा नहीं है कि कॉलेज में कोई छीन लेगा। गाड़ी में जाती हूँ, गाड़ी में आती हूँ। जरा कॉलेज में धाकी बैठ जाती है मेरे डायमंड सेट की। ये कहकर मैं भागते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। लो जी, मिल ऑनर आ गई। हफ्सा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ी। मैं भी मुस्कुराने लगी। हर कोई डायमंड सेट की जो मुझे मेरी मंगनी पर मेरे मंगेतर रिजवान ने पहनाया था तारीफ करता था और फख्र से मेरा सर बुलंद हो जाता। आखिर में दिलदार खान की बेटी थी। पापा की फैक्ट्री की हम दो ही तो वारिस थीं, एक मैं और दूसरी मुझसे 2 साल बड़ी रुबाब। पापा और मामा की हम दोनों लाडलियां थीं। मेरे पापा अब से 2 साल पहले एक सरकारी महकमे में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे। जिंदगी बहुत मजे में गुजर रही थी। तंगी हालात का दूर दूर तक पता नहीं था। पापा रिटायर हुए तो इनको ग्रेजुएटी के नाम पर अच्छी खासी रकम मिली। अहमद मामू के दो बेटे थे। बड़े बेटे इरफान की रुबाब और छोटे बेटे रिजवान से मेरी मंगनी जबानी तौर पर हो चुकी थी। अहमद मामू का धागा बनाने का कारोबार था। दोनों बेटे तालीम मुकम्मल करके मामू के साथ काम कर रहे थे। मुमानी जरा चालाक फितरत की थी, मगर फिर भी हम सब में काफी अंडरस्टैंडिंग थी। पापा को ग्रेजुएटी मिली तो मामू ने मशवरा दिया कि इन पैसों में कंप्यूटराइज्ड मशीन मंगवाकर बड़े पैमाने पर कारखाना यानी फैक्ट्री बना ली जाए। पापा ने 1 करोड़ रुपया इस काम पर खर्च कर दिया। गांव में कई जमीनें थीं, इन्हें बेचकर रुबाब की शादी भी कर दी। ये शादी बहुत धूमधाम से हुई। इस फर्ज से आज़ाद होकर पापा ने अब फैक्ट्री पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। फैक्ट्री चलाने के लिए पापा ने एक बहुत बड़ा प्लाट किराए पर ले लिया था, जिसका किराया तकरीबन 2 लाख महाना था। इब्तिदा में फैक्ट्री खूब चली, लेकिन फिर घाटा होना शुरू हो गया। नुकसान देखते हुए पापा ने अपनी साख बरकरार रखने के लिए घर हमारा गिरवी रख दिया और मजीद कर्जा लेकर फैक्ट्री में लगा दिया। दोनों मशीनों पर कंप्यूटराइज कढ़ाइयाँ होती थीं। जो पार्टियां थीं वो लाखों का काम करवाती थीं, लेकिन पैसे आधे दिया करती थीं। इसीलिए हमें नुकसान हो रहा था। धागा मामू के हाथ से आता था, जिसका वो पूरा पैसा वसूल करते थे। इस तरह इनका कारोबार भी खूब चमक रहा था। पापा का कारोबार घाटे में जा रहा था। ये बात अब तक किसी को मालूम नहीं थी और मेरे मामू से भी ये बात छुपी हुई थी। इसीलिए वो मुसलसल मजबूर कर रहे थे पापा को कि मेरी मंगनी रिजवान से कर दी जाए। मामा भी यही चाहती थी। इसीलिए पिछले साल मेरी मंगनी कर दी गई। इस मौके पर रिजवान ने मुझे डायमंड लॉकेट सेट, टॉप्स और अंगूठी तोहफे में दी थी, जिसे मैं हर वक्त पहने रहती थी। देखते देखते 1 साल गुजर गया। मैं देख रही थी कि पापा का ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा हाई रहने लगा है। रही सही कसर शुगर की बीमारी ने पूरी कर दी। पापा एक हफ्ता बीमार रहे, लेकिन फैक्ट्री जाते रहे। आज भी वो सुबह से फैक्ट्री गए हुए थे। मामा बार बार फोन करके इनकी तबीयत पूछ रही थीं। मैं भी अपने बीए के पेपर देने के बाद फारिग थी। अभी मैं अपनी सहेली रानिया से बातें कर ही रही थी फोन पर कि मामा की मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं भागती हुई इनके पास आई। क्या हुआ? तो वो रो रही थीं। कहने लगी कि पापा भी होश हो गए हैं। पापा को फॉलेज का शदीद अटैक आया था। हम सब परेशानी के आलम में अस्पताल पहुंचे तो वो आईसीयू में थे। रुबाब और इरफान भी वहां पर आ गए। मामू, मुमानी और रिजवान भी साथ थे। वो हमें हौसला दे रहे थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि 72 घंटे इंतहाई अहम हैं और 72 घंटों के बाद डॉक्टर ने ये अफसोसनाक खबर दी कि पापा कोमे में चले गए हैं। कब तक ये हालत रहेगी कोई नहीं जानता था। हमारे तो पैरों तले से जमीन निकल गई और फिर हमने अपनों को, जो कि गैरों की तरह हो गए थे, बदलते हुए देखा। मशीन बंद होने से फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई थी। मामा ने मामू को मशवरे के लिए बुलाया तो मामू के तो मिजाज ही बुलंद थे और मिल ही नहीं रहे थे। उन्होंने सारा इल्जाम पापा की नाअहली पर डाल दिया था। मेरा दिल चाहा मैं मामू से कहूं कि ये फैक्ट्री लगाने का मशवरा तो आपका ही था ना, मगर जब मामा खामोश थीं तो मेरी क्या जुर्रत। मामू ने कहा, जब तक मशीनें नहीं बिकती जगह का किराया तो लाजमी अदा करना होगा। मशीनें कैसे बिकेंगी? मामा ने पूछा। अरे भाई, अगर चलती होती तो मशीनें बिक जाती। अब तो लोहे के दाम भी बड़ी मुश्किल से बिकेगी। मामू ने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से उठ गए।
एक महीना गुजर गया। मामा ने अपना सारा जेवर बेच के 3 माह फैक्ट्री की जगह का किराया अदा किया था। गाड़ी भी बिक चुकी थी। घर गिरवी रखा हुआ था। किसी वक्त भी बैंक वाले आकर कब्जा कर लेते। पापा को हम घर ले आए थे। वो बिल्कुल बेहिस थे। अपने बेड पर पड़े रहते थे। हमने कोई नर्स नहीं रखी थी। खुद ही पापा की देखभाल करते। सारा दिन हम पापा की खिदमत में लगे रहते। घर पर अफसुर्दगी और खामोशी छाई रहती। और ऐसे में रुबाब आ गई। हमने महसूस किया वो कुछ कहना चाह रही है। आखिर मामा ने पूछ ही लिया, और रुबाब, कोई बात है तो बताओ। वो झिझकते हुए बोली, मामा रिजवान ने मंगनी तोड़ दी है। मैंने सर झुका लिया। वही रिजवान जो मेरे चेहरे को देखते नहीं थकता था, हमारे हालात बुरे होने पर रिश्ता ही तोड़ दिया। मैंने ये गम भी अपने अंदर उतार लिया। तभी मेरी नजर पापा के चेहरे पर पड़ी। मैंने देखा पापा की एक आंख से आंसू का कतरा निकला था। मैं तड़प कर पापा के पास गई और इनके माथे को बेइख्तियार चूमना शुरू कर दिया। पापा, मेरे पापा, मुझे कोई दुख नहीं। पापा प्लीज, आप गम ना करें। मैं संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं नहीं जानती थी कि जो वादा मैं पापा से कर रही हूँ, इस वादे का क्या मकसद है। मुझे क्या करना है, बस अपने पापा का एक आंसू देखकर तड़प गई थी। मामा अपने बेडरूम में बैठी रो रही थीं और मैं फैसला कर चुकी थी। सुबह होते ही मैंने मामा से फैक्ट्री की चाबियां ली और रिक्शे में बैठकर फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गई। इतने माह बंद रहने की वजह से फैक्ट्री की अजीब सी हालत हो रही थी। शीशे का दरवाजा खोलकर पापा के ऑफिस में जब मैं दाखिल हुई तो पापा की कुर्सी पर बैठकर मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। फिर सारी लाइट्स ऑन कर दी। अपने पापा की एक एक चीज को छूकर देख रही थी। अभी मैं जायजा ले ही रही थी कि फैक्ट्री में एक लड़का आया। छोटा सा वो लड़का समझदार और शरीफ लग रहा था। इसने कहा कि मेरा नाम अबू बकर है। मैंने इसे पूछा कि अबू बकर, ये बताओ कि करोड़ों का नुकसान कैसे हुआ, पापा को किसने बर्बाद किया। तो वो कहने लगा, आपके पापा बहुत शरीफ और नेक इंसान थे। वो हर किसी पर भरोसा कर लेते थे। उन्होंने मशीनों की देखभाल के लिए जिस आदमी को रखा हुआ था, जो मास्टर था, मशीनों को सही करता था, इस पर जिम्मेदारी थी। अगर कोई नुकसान होता तो, लेकिन वो तो बहुत बड़ा चीटर था। वो चोर था। मशीनों के पुर्जे चुराता था। इसने अपने ऊपर तो कुछ लिया ही नहीं, बल्कि भाग गया। यहाँ से मैंने सर घुमाकर देखा तो मैंने कहा कि मशीनें जो मुझे नजर आ रही हैं, ये कैसे बिकेंगी। इसने कहा कि नहीं, हम इनको बेचेंगे नहीं। अगर आप मेरा मशवरा माने तो एक दो मर्तबा मैं एक साहब से मिला हूँ। इनका नाम हसन है। वो मास्टर है। मशीनें इनके हाथ लगने से ही बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और जब हसन आया फैक्ट्री में तो वो सांवले रंग का, लंबे कद काट का, मजबूत जिस्म और घुंघरियाले बालों वाला एक जाजिब शक्ल नौजवान था। इसने मुझे पापा की बीमारी के बारे में बहुत अफसोस किया और मशीनों की तरफ बढ़ गया। मशीनें वो चेक कर रहा था। इसने कहा कि इनके पुर्जे खरीदने पड़ेंगे। मैंने पूछा, कितने में आएंगे। तकरीबन 5.5 लाख के। क्या? मुझे तो करंट सा लग गया। मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गई। मेरे आंसू निकल रहे थे। लेकिन मैंने अपने पापा से वादा किया था और अबू बकर मेरे साथ ही था। मैंने हसन से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ ज्वेलर के पास चल सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले जाना नहीं चाहती। कोई मर्द साथ हो तो काम जल्दी बन जाता है। इसने कहा कि बिल्कुल। फिर मैं इसके साथ जब ज्वेलर की शॉप पर पहुंची तो मैंने अपना लॉकेट डायमंड सेट, जिसको मैं बड़े प्यार से गले में सजा कर रखती थी, इनके सामने रख दिया। 9 लाख का सेट बिका। मुझे कोई अफसोस नहीं था। मेरा मिशन था जो मुझे मुकम्मल करना था। 5.5 लाख लेकर हसन और अबू बकर दुकान पर गए। वहां से उन्होंने वो पुर्जे ले लिए जो मशीनों में लगाने थे। और फिर इस तरह हमारी फैक्ट्री में फिर से काम शुरू हो गया। हसन को अब मैंने मुकम्मल तौर पर अपनी फैक्ट्री में शामिल कर लिया था। वो एक अच्छा नौजवान था। इसने मेरा बहुत साथ दिया। इसने कहा, मैं इन मशीनों का मास्टर हूँ। आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। देखिएगा, इंशाल्लाह ये फैक्ट्री फिर से उसी बुलंदियों पर होगी। हसन ने सिर्फ मशीनों का काम नहीं संभाला था। अकाउंट्स का काम हो या मुलाजमों से बात करनी हो, हर काम हसन ही करता था। इसका ये एहसान मैं कैसे चुका सकती थी। इसने तो अपनों को भी पीछे छोड़ दिया था। मेरे अपने तो कभी पूछने तक नहीं आए थे कैसी गुजर रही है जिंदगी। मेरे मामू का ये रूप मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। हसन ने मुझे मुकम्मल तौर पर खड़ा कर दिया कि अब मैं इस काबिल हो गई थी कि अकेले इस फैक्ट्री को चला सकती थी। तो एक दिन इसने मुझसे कहा कि मैं कल कोरिया जा रहा हूँ। क्यों?
कितने अरसे के लिए? वापस कब आओगे? मैंने हैरान होकर पूछा। वो हंस पड़ा। इसने कहा, एक साथ तो मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता, बारी बारी दे दूंगा। मैं वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा हूँ। कितने अरसे में आऊंगा? तो 6 हफ्ते लग सकते हैं। और फिर जब आऊंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। मुझे लगा जैसे मेरा दिल बंद हो गया है। इसे शायद खबर हो गई। वो पहचान गया था कि मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। मेरे मुंह से निकला क्या, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? इसने मुस्कुराकर कहा, ये जो रोजाना यहाँ हाजिरी देता हूँ ये काफी नहीं है कि जरूरी है कि मैं इकरार ही करूँ? मैं मुस्कुरा दी। वो चला गया और मैं इसको याद करती रही। इसके बगैर 6 हफ्ते मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानती हूँ। वो मुझे रोज फोन करता था। फैक्ट्री के मामूलात में मैं इससे मदद लेती थी, मशवरा करती थी, और वो मुझे बखूबी हर बात बताता था। वो आ गया और ढेर सारे तोहफे भी लेकर आया। एक डायमंड का लॉकेट सेट, अंगूठी और टॉप्स भी लाया जो मेरे लिए इसने खरीदा था। और फिर रुबाब के कहने पर वो अपनी वालदा के साथ हमारे घर आ गया। इनके लिए खास खाने का एहतमाम किया था मामा ने। लेकिन जैसे ही इसकी वालदा को देखा, मामा का मुंह बनने लगा। इनके मुंह से चीख निकली, तुम यहाँ? तुम मेरी बेटी का रिश्ता लेने आई हो? हसन ने घबराकर मुझे देखा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं बेसाख्ता कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि मामा हसन की वालदा को देखकर चिल्ला रही थीं। आज से 5 साल पहले तक दिलशाद हमारी मुलाजमा थी। वो काम वाली थी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो बस हसन से मोहब्बत थी, और वो कोई ऐसी गिरी पड़ी खातून नहीं थी। उन्होंने जो अपने बच्चे की तरबियत की थी, इससे अंदाजा हो गया था कि वो किसी काम वाली का बेटा नहीं। पर मामा ने इनको देखते ही साफ इनकार कर दिया रिश्ते से, कि किसी काम वाली से मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकती, चाहे इसका बेटा जितना करोड़पति क्यों ना हो। तुमने अपनी औकात देखी है जो रिश्ता मांगने चली आई हो यहाँ पर? वो खामोशी से वहां से चले गए। हसन जब दूसरे दिन फैक्ट्री आया तो मैं इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, हसन, अब क्या होगा? इसने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, जो तुम्हारी मामा का फैसला होगा। अब तुम लोग देख लो क्या करना चाहते हो। शाम को जब मैं घर लौटी तो मामा ने मुझे समझाना शुरू कर दिया। बेटा, वो हमारी मासी थी। 7 साल इसने हमारे घर में काम किया है। सारा खानदान इसे जानता है। यहाँ तक कि तुम्हारे मामू के घर में भी इसने काम किया है। क्या तुम चाहती हो कि हम अपनी बच्ची कुची इज्जत दांव पर लगा दें? तो मैं गुस्से से बोली, जो कुछ आपके पास बचा है उसी काम वाली के बेटे ने बचाया है। अगर वो ना होता तो आज ना ये घर होता, ना ये ऐशो आराम होते। सिर्फ इसी की वजह से हम पहले से ज्यादा अच्छे मकाम पर आ गए हैं। वो मेरे पास आकर बैठ गईं और मुझे कहने लगी, सबा मेरी बेटी देखो, पैसे को दोबारा कमाया जा सकता है। गया हुआ पैसा दोबारा लौट के आ जाता है, मगर इज्जत खराब हो जाए तो वापस नहीं आती है। हमारे अपने क्या कहेंगे? मैंने इनकी बात काट दी। कौन से अपने? वही ना, जो हमें बुरे हालात में छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने मंगनी सिर्फ इसीलिए तोड़ दी कि हम सड़क पर आ गए थे। क्या वो अपने हैं? आपके अपने? तो मामा मुझे समझाते हुए कहने लगी, अपनों में ऐसा हो ही जाता है, अपने अपने होते हैं। आज रुबाब आई थी। इसने कहा था कि भाई अहमद अब दोबारा रिजवान का रिश्ता हमारे साथ करने को तैयार हैं। क्या? मैं उठ खड़ी हुई। आपने हाँ कर दी? हाँ, मैंने हाँ कर दी। मैं तड़प कर बोली, हरगिज नहीं, मैं रिजवान से कभी शादी नहीं कर सकती। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ हसन से करूंगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया। वो बोली, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या तुम कोर्ट मैरिज कर लोगी अगर मैं इनकार करूंगी तो? मैंने गुस्से में कहा, हो सकता है यही कर गुजरूं। जिस दिन तुम्हारे पापा को ऐसी किसी बात का पता चला, उसी वक्त इनकी सांसें बंद हो जाएंगी। पापा का नाम लेकर उन्होंने इतनी जल्दी की कि अगले हफ्ते ही मेरा निकाह तय कर दिया रिजवान के साथ। माँ ने अपने भाई को हाँ कह दी थी। हीरे जैसी बेटी दोबारा इनकी झोली में डाल दी थी। ये नहीं सोच रही थी उस भाई ने इनको मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था। कैसी होती हैं ये माएं, कैसे अपनी हीरे जैसी प्यारी बेटियों को किसी भी जालिम जानवर के हवाले कर देती हैं, कैसे किसी पर भरोसा कर लेती हैं। और फिर उस दिन मैं अपने पापा के सीने से लगकर बहुत रोई। पापा, मैं क्या करूं? मुझे हसन से मोहब्बत है, पर मुझे आपसे इससे भी ज्यादा मोहब्बत है पापा। ए अल्लाह, मेरे पापा को ठीक कर दे। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरे पापा ठीक हो जाएं। अचानक मुझे महसूस हुआ पापा का पाँव हिला है। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने फिर से देखा तो वहम नहीं था।
पापा का पाँव वाकई ही हिला है। फिर मैंने देखा पापा की उंगलियां भी हिल रही हैं। मैंने भागकर बाबा को दूसरी साइड से देखा तो इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर मुझे इनकी आवाज सुनाई दी, सबा। मैंने बेइख्तियार इनके चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। मेरे पापा ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे पापा कोमे से बाहर निकल आए थे। वो होश में आ गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर तड़प तड़प कर रो रहे थे। मेरे पापा उठकर बैठ गए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे गले से लगा लिया। ये खबर जल्दी से मैंने मामा और रुबाब को दी। वो भी खुशी से पागल हो गई। फिर पापा को मामा ने तैयार कर दिया और पापा ने मेरे कान में कहा, तुम भी तैयार रहो, ये मेरे निकाह का दिन था। पापा को ये बात मालूम थी। पापा ने मेरे कान में कहा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। अब तक मैं तैयार नहीं हुई थी, लेकिन मेरे पापा का हुक्म था इसलिए मैं मान गई। जब मैं नीचे आई तो मामू ने पापा से कहा कि भाई साहब देर हो रही है, मौलवी को बुला लें, अब निकाह पढ़वा देते हैं। पापा ने कहा, किसका निकाह, किसके साथ? मुमानी तेजी से बोली, रिजवान का निकाह सबा के साथ। और किस लिए हम आज यहाँ पर जमा हैं? तो पापा ने संजीदा होकर कहा कि रिजवान और सबा की मंगनी तो टूट चुकी थी ना, ये मंगनी आप लोगों ने ही तोड़ी थी। मुमानी हिकलाकर बोली, वो तो बस एक गलत फहमी थी। अब दोबारा ये रिश्ता सिमाब आपा ने अपनी मर्जी से किया है। उन्होंने मामा की तरफ इशारा किया। अल्लाह का शुक्र है, ये निकाह होने से पहले ही अल्लाह ने मुझे होश दिला दिया। मैं होश में आ गया हूँ। मामा ने पापा की तरफ देखा। आप क्या चाहते हैं? क्या इसका निकाह नहीं करना चाहते रिजवान के साथ? पापा ने गुस्से में कहा, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अपने भाई से मुझे बात करने दो। अहमद मियाँ, तुमने जब ये देखा कि मैं कोमे में हूँ, न जाने जिंदा रहूं या मर जाऊं, फैक्ट्री खत्म हो गई, घर बैंक वाले ले जाएंगे, तो सबा के पास क्या रह जाएगा, ये सोचकर तुमने मंगनी तोड़ दी। मगर अल्लाह ने एक फरिश्ता जब हमारी मदद के लिए भेजा, उस नेक इंसान ने उस मुश्किल वक्त में सबा का साथ दिया, इतनी ऊंचाई पर इसको पहुंचा दिया। मेरी बेटी का मकाम देखकर, इसकी तरक्की देखकर तुम रिश्ता लेकर चले आए, ताकि मेरी बेटी फैक्ट्री भी चलाए और तुम्हारा घर भी। तुम्हारी ये बहन तो बेवकूफ है। ये माँ बेवकूफ है जो हीरे को ठुकरा रही थी, नेक इंसान के हवाले नहीं कर रही थी अपनी हीरे जैसी बेटी को, बल्कि तुम जैसे एहसान फरामोश रिश्तेदारों को दे रही थी। मामू हो तुम सबा के। क्या रिश्ता निभाया तुमने मामू होने का। मैं तुम्हारे घटिया लालची बेटे रिजवान से अपनी बेटी का निकाह हरगिज नहीं करूंगा। मामू मुंह खोले हुए पापा को देख रहे थे। रुबाब का शौहर इरफान फौरन बोल उठा, अगर आप सबा का निकाह रिजवान से नहीं करेंगे तो मैं भी रुबाब को छोड़ दूंगा। पापा मुस्कुराते हुए बोले, जरूर छोड़ देना, मगर रुबाब का निकाहनामा अभी तक मेरे पास मौजूद है। इस पर तुम्हारे साइन भी मौजूद हैं। तुमने निकाहनामे में 50 लाख हक मेहर के साथ साथ 50 तोले जेवर भी लिखा है। सोच लो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इरफान ने चेहरे से पसीना साफ किया और बैठ गया। पापा ने मजीद कहा कि सबा का निकाह होने वाला है, रिजवान से नहीं, हसन के साथ। हसन को आप लोग नहीं जानते हैं। हसन वो नेक इंसान है जिसने सबा को सहारा दिया, फैक्ट्री के हर मसले में इसकी मदद की, हर मुश्किल में साथ दिया। उसी हसन से थोड़ी देर में सबा का निकाह हो जाएगा। वो लोग बारात लेकर आने वाले हैं। मामू ने परेशानी से मुमानी को देखा। मुमानी ने इन्हें बैठ जाने का मशवरा दिया। आप लोग हसन से वाकिफ नहीं होंगे, पापा ने कहा। मुझे बहुत बाद में पता चला हसन कौन है। आप लोग हमारे घर के लोग हैं। हमारी काम वाली बरसों से यहाँ पर काम करती थी, आप जानते ही हैं। दिलशाद इसका नाम था। हसन उसी का बेटा है, बहुत मेहनती है, खुददार है, शरीफ है। मैंने हसन को अपनी बेटी सबा के लिए पसंद किया है। सबको सांप सूंघ गया। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मामा अब कुछ नहीं बोल सकती थीं। फिर वो लोग आ गए। पापा ने कहा, मोस्ट वेलकम। अचानक हसन और दिलशाद आंटी को देखकर सबके मुंह बन गए। पापा ने कहा, अगर आप लोग इस निकाह की तकरीब में शामिल होना चाहते हैं तो आप सबसे कहूंगा कि शामिल होकर जाइए, खाना खाइए। अगर नहीं तो आप लोग जा सकते हैं, हमें देर हो रही है, निकाह का वक्त निकल रहा है। पापा ने मेरा निकाह हसन से करवा दिया। 6 माह बाद मेरी रुखसती हो गई। मैं ब्याह कर हसन के घर चली आई। पापा ने अपनी फैक्ट्री खुद ही संभाल ली। हसन अब भी बाबा की फैक्ट्री में चक्कर लगाता रहता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं हसन के साथ बहुत खुश हूँ।